बहुत कोशिश कर रही हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ हमें इस वबा से निजात दिलाए और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रंगा बिल्ला पे है। लोग सुन के कहेंगे रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला एक ऐसी गैंग है और ऐसे वो एक गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सियासत आरएसएस से शुरू की, बदमाशी भी वहाँ सीखी, टेररिज्म भी वहाँ से सीखी और रंगा बिल्ला आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि रंगा है नाम मोदी का, बिल्ला है नाम अमित का, अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं। आप देखें कितनी बदकिस्मती है हिंदुस्तान की आवाम की, इंडिया की आवाम की। और इस वक्त तो हालात जो वाक़यात सामने आपके हैं, अगर हम एक एक्शन इस अंदाज से दुनिया को ये परसू नहीं करते कि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और पूरी दुनिया में ये एक चीज़ वाज़ेह है कि कोई टेररिस्ट या टेररिस्ट पार्टी का या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। इसलिए आप इसको ये ख्याल रखिएगा कि जो चीज़ मैं आज कहने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया में टेररिस्ट हुकूमत कर रहे हैं और मैं ये साबित करूँगा कि अमित और मोदी दो क्रिमिनल पार्टनर्स हैं इंडिया में जो इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं। आज एक और चीज़ जो मेरी तहकीक सामने आई है कि आप जो हिंदुस्तान, जिसका नाम एक्चुअली हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस के वक्त था, इसको जब इंडिया कहा गया तो इंडिया एक मॉडर्न फेस बनाया गया जिसमें मोदी सफ़ेद कपड़े पहन के अपना बड़ा चमक के चला जाता है दुनिया में और ये साबित करता है कि मैं सेकुलर हूँ। जब वो इंडिया में आता है तो वो येलो कपड़े पहन लेता है और वो येलो कपड़े बना के वो हिंदुत्व का प्रचार करता है या उसके अमित के साथ जो है वो प्रचार करता है। तो बेसिकली दुनिया को एक बड़े अंदाज में धोखा दिया जा रहा है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप को लिखा था कि मोदी आपको एक दिन धोखा देगा और आज डोनाल्ड ट्रंप के मानने पे मजबूर होगा कि उसको धोखा दिया गया। जो उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया जिसमें एक बहुत बड़ा ये एक बिजनेस पूल बनाना चाहते थे, जोन बनाना चाहते थे इंडिया में, जो उसने 2.5 लाख हेक्टेयर एकड़ का वादा करके इंडिया ने, मोदी ने नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो उससे ही आपने देखा सारी बातें शुरू हुई। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी यूएस कमीशन की ऑन रिलीजियस इंडिपेंडेंस पे, तो उस पे सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वो टीम जिन्होंने इस वक्त अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ऊपर एक सीरियस किस्म का एलिगेशन लगाते हुए कि यू आर द एक्सट्रीमिस्ट और आप इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की उनको एक इशारा दे दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इशारा कि सिर्फ उन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होगी ये उनको रोकने वाला नहीं है। आज मैं नई एविडेंस के साथ सामने आ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये टेररिस्ट की हैसियत से उसने फैसला किया है। इनकी राह का एक पेपर है जो अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसमें मुसलमान कोई इस इलाके में नहीं रहेगा, वो सिर्फ हिंदुस्तान में एप्लीकेशन नहीं करना चाहता, वो पाकिस्तान में भी करना चाहता है, वो ईरान में भी करना चाहता है, वो अफगानिस्तान में भी चाहता है, वो मिडल ईस्ट में तक जाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका अपना अप्रूव्ड शुदा रिसर्च पेपर ड्यूली अप्रूव्ड बाय देयर स्टेट है। तो आप इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं सबसे पहले हाईलाइट करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अमित और मोदी वार क्रिमिनल के अलावा इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अलावा ये पैटी बदमाश थे। पैटी बदमाशों से उठकर ये वेगाबॉन्ड बने, वेगाबॉन्ड बनने के बाद ये कातिल बने, और जो मैक्सिमम किलिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली मैं वो साबित करूंगा, आपको मटेरियल भी दूंगा, वो पुलिस इनकाउंटर से हुई। जो असैसिन्स हैं हायर करके लोगों को मारा गया, उनकी नामों की डिटेल, वो कहाँ मारे गए, किस पुलिस ऑफिसर ने मारा, कौन से जज को मारा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये सारी तफसील जो मैं बताऊँगा, मैं एक ख़त की सूरत में यूएस का जो ह्यूमन कमीशन राइट जो रिलीजियस कमीशन है उसको मैं ये भेज रहा हूँ, और इसकी कापियाँ दुनिया पूरी में भेज रहा हूँ, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, और अभी आपके सामने बैठे बैठे मैंने फैसला किया है कि सारे हेड ऑफ स्टेट को ये जाएगा, और इस पे इनका जो सही मुंह है वो एक्सपोज होगा। अगर किसी को शक है, और अगर मोदी को शक है, अगर अमित को शक है, तो पुल मी आउट टू एनी फोरम, मैं उनको जवाब दूंगा कि ये क्या बात है। मैं यहाँ पे पूरी बात शुरू करने से पहले राना अयूब, ए वेरी फेमस जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, जिसने अपने जिस्म पे 6 कैमरे बांध कर, और जिन लोगों ने गुजरात में मैस मर्डर किया था, वो पुलिस ऑफिसर्स, वो कमिश्नर्स, और वो जो पॉलिटिशियन थे, उनको अंडर कवर उनकी बातें टेप की, उनने जो कुछ किया वो खुल के उन्होंने बताया, उसकी तफसील भी है। 2 जो गुजरात फाइल है उसमें राना ने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन जो उसके साथ मेरी लेटेस्ट इंटरेक्शन हुई है थ्रू दी मीडिया एंड ऑल्सो थ्रू दी रिसर्च, वो अभी बहुत कुछ छुपाए बैठी है, इसलिए कि उसको डर है कि कहीं उसको ये मरवा ना दे। मैं तो अभी तक परेशान हूँ और अल्लाह का दुआ करता हूँ कि उसको अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होगी मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। मोदी जो है वो आपको पता है कि जिस अंदाज से वो काम करता रहा है। मैं सबसे पहले आऊँगा अमित शाह पे, जो उनका होम मिनिस्टर है, और बेसिकली ही इज़ ब्रेन ऑफ मोदी, और इसीलिए इनको रंगा बिल्ला कहा गया। जब इन्होंने आरएस से अपना रोब और अपनी मार्केटाई और एक टेरर क्रिएट किया, तो इंडिया में इसका नाम रंगा बिल्ला रखा गया। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ कोई शिकायत करे। ये जो आज सफ़ेद दाढ़ी में आपको एक सफ़ेद लिबास में एक मोदी नज़र आता है, इसके पीछे एक घिनौना चेहरा है, वो घिनौना चेहरा है क्रिमिनल का। एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम चैलेंजिंग यू डायरेक्टली, वट एवर आई एम सेइंग इट, डिनाई इट, you never deny, you don't have the courage to talk in front of me. I have challenged you to come to the podium in The Hague, and I'll sort you out there with your crime activities, and I'm sure कि इंडिया के लोग भी सामने आएंगे। आज इंडिया भी मजबूर है, और मुझे अफसोस तो ये हो रहा है कि कांग्रेस को क्या हो गया है। कांग्रेस एक सेकुलर स्टेट के लिए सामने आई थी, नेहरूइज्म, गांधीइज्म, इसको ये मार रहा है। ये जब यहाँ हिंदुस्तान का आइडिया दे के इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और इंडिया का इंप्रेशन दे के दुनिया में एक अच्छा सेकुलर फेस दिखाता है, लेकिन आज इसको मैं इसको एक टोटल पूरी तरह इसको मैं एक्सपोज करूंगा। बात शुरू होती है जी 2005-2006 में, एक पाकिस्तान एक इंडियन शराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी, ये राजस्थान से गुजरते हुए पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं। इसकी बीवी को एक सब इंस्पेक्टर सरेआम रेप करता है, और उसके बाद इनको ये कहकर कि ये जो है ये बेसिकली लश्कर तैयबा के लोग थे, और ये मोदी को मारना चाहते थे, इसलिए किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, और इस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ गलत साबित हुई कि उनको जिस प्ली पे मारा गया है कि वो लश्कर तैयबा के हैं, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 2005-2006 में आपका माइंड सेट था कि आपने 3 मुसलमानों को मारा और उनको मार के ये कहा गया ये लश्कर तैयबा के हैं, आपका अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो लश्कर तैयबा से नहीं थे, तो ये तीनों कत्ल करके इन्होंने अपना सियासी रंग और सियासी पावर वहाँ पे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद अमित शाह ने जो इसका अपना अपोनेंट था उसको मरवा दिया, उसकी भी डिटेल इसमें मौजूद है। फिर जो जब ये मैस्कर हुआ गुजरात का, तो उसमें उस जो इंडिया के यानी वहाँ के होम मिनिस्टर थे उनको भी इन्होंने मरवाया, और उसको जो नाम था उस वक्त उसका जिसको
उनको मारा गया था, उसका नाम हरन पांडे था। हरन पांडे का कसूर ये था कि उसने एक इंक्वायरी ऑर्डर की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने घर सीएम हाउस में बुलाकर पुलिस को ये कहा कि तुम मुसलमानों को मरने दोगे, आपने उनको इंडियन को मना नहीं करना, जो जत्था जाएगा मारने दें। इसमें एक और पुलिस ऑफिसर था भाटे ने भी यही स्टेटमेंट दिया। उसने एफिडेविट दिया, 6 विटनेस साथ लेके आए। लेकिन क्या हुआ उसका? ये ट्रायल चली, कोर्ट तक गई। 2014 में इन्वेस्टिगेशन की वजह से अमित शाह अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद उनको फौरन बेल मिली, और जब जस्टिस जो उनके थे उन्होंने जब बुलाया उनको कि भाई आप बार मैं आपको बुला रहा हूँ, आपको आना चाहिए, तो उस जस्टिस को उन्होंने नहीं पेश होने दिया, हालांकि वो उस वक़्त उसमें मौजूद थे, यानी ही वॉज नॉट अवे। और जितनी को 4, 5, 6, 7 जितनी पेशियाँ हो सकती थी वो कराई गई, लेकिन नहीं उनको पेश होने दिया। और उसके बाद उस जज को, डोवा उनका नाम था, उसको भी उन्होंने मार दिया। फिर पुलिस इनकाउंटर में जो शेख फैमिली का आई विटनेस था उसको भी मार दिया गया। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की और एफिडेविट्स वगैरह दिए, उनको भी इन्होंने फारिग कर दिया। जिसने होम मिनिस्टर को मारने की एक प्लान बनाया था, वो एक आज़म था, एक मुसलमान, जिसको इन्होंने हायर किया। और इस डीजी जो था वहाँ का पुलिस का, उसको हायर किया। और जब हायर किया तो उसके बाद उसका ज़मीर जो है वो जा पड़ा। उसने इसके खिलाफ बात की कि मुझे एक होम मिनिस्टर को मारने के लिए कहा गया, और मर गया वो होम मिनिस्टर। उसकी लाश जो है वो बड़ी ही एक बुरी हालत में मिली, और ये एक मिस्ट्री रही। फैमिली कहती रही है कि पॉलिटिकल ये है मर्डर, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी। तो बेसिकली उसने एक लेटर लिखा जेल से डीजी पुलिस ने कि मेरे से ये गलती हुई, मैं कन्फेशन करता हूँ कि ये जो मैस्कर हुआ था गुजरात में, ये सारे का सारा इनिशिएट, इंजीनियर एंड actually supervised by Amit Shah and of course then Chief Minister Modi। अब वो बंदा जेल में, एविडेंस सामने। अब इसको साबित करने के लिए, जहाँ तक अमित शाह वो तो साबित हो गया क्योंकि मर्डर मौजूद हैं। विटनेस के लिए पुलिस आना चाहती है, बहुत से लोग सामने आना चाहते हैं, डर के साथ सामने नहीं आना चाहते। मैं इस लेटर में रिक्वेस्ट किया है कमीशन को भी, दुनिया के सारे फोरम्स को, आज मैं इंटरपोल को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि इनको बुलाकर प्रोटेक्शन देकर इनकी आइडेंटिटी चेंज करके जो एग्जैक्ट चीज़ें वो निकाली जाएं, और दे आर विलिंग टू डू इट। अब आ गया राना अयूब ने जो अपनी मेहनत की, क्योंकि वो खुद लिखती है कि इसका नाम उन्होंने नहीं डालने दिया एफआईआर में। मोदी के खिलाफ जो एक मुसलमान खड़ा हुआ था, जिसकी इन्होंने पहले टांग काटी, फिर हाथ काटे, फिर कान काटे, फिर होंठ काटे, और उसके बाद उसको गले से काट के मारा गया। और ये भी मोदी के नोटिस में था, अमित शाह के नोटिस में था, लेकिन उस केस में भी रजिस्ट्रेशन में मोदी का नाम नहीं डाला गया। अब इस नाम को साबित करने के लिए सारी विटनेसेस सामने हैं, और वो बड़ी प्राइम विटनेसेस हैं, वो पुलिस जो इनकाउंटर करती रही है। तो मैं तो कहूँगा कि मोदी और अमित शाह जो हैं ये इनकाउंटर के माहिर हैं, और इन्होंने अपना जो महाराना अंदाज दुनिया को दिखाया, अभी जो मैं सामने कर रहा हूँ, क्या ये हिंदुस्तान में हुकूमत करने के काबिल हैं? क्या एक कातिल, क्या एक जो लोगों को मौत पे घाट उतारता है, पुलिस को यूज़ करता है इनकाउंटर के लिए, और किराए के कातलों को लेके मारता है, और एक डर पैदा करके आरएसएस के थ्रू। और ये सारी जो हुकूमत उन्होंने की है, दिस इज ओनली थ्रू फियर टेक्नोलॉजी। फियर टेक्नोलॉजी से मेरी मुराद ये है कि आरएस को सामने रख के ये दोनों जो थे क्रिमिनल पार्टनर्स, ये आगे बढ़े। तो आज की जो डेमोक्रेसी है, जो आप कहते हैं इंडिया में, इट्स प्रोडक्शन ऑफ फियर टेक्नोलॉजी। एक जंग के साथ, एक टेरर के साथ ये हुकूमत ली गई है। डर हमें क्या है?
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राणा ने जो डिस्क्लोज़ किया, जो अपने उसकी फाइल्स थी, उसकी बहुत सा हिस्सा वो छापना चाहती थी तहलका में, और तहलका एक पता है एक बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सबको मिली जब इसकी मीटिंग तय हुई मोदी को अंडर कवर, और अंडर कवर आप कहेंगे वो कैसे चली गई, वो एक इंडियन थी। बहरहाल कमाल तरीके से उसने इंडियन जैली नेशनैलिटी बनवाई, पासपोर्ट भी और कार्ड भी। वो खैर वो अमेरिका की हुकूमत पे है कि वो देख लेंगे कैसे बना। बहरहाल ये जो होती हैं कोवर्ट ऑपरेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। उसने उस कोवर्ट ऑपरेशन में कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, और जो किराए के कातिल थे वो आरएसएस के बड़े बड़े जो इनके फने खां लड़ने मरने वाले तैयार होते हैं हर वक्त इनके लिए, उनको सबको टेप किया, और उसके बदन पर 6 कैमरे लगे हुए थे, और वो 6 कैमरों के साथ जाती थी। और ब्यूटीफुल, आई मस्ट से एंड अप्रिशिएट हर कि उसने बहुत अच्छी स्ट्रिंग ऑपरेशन की। अब उस स्ट्रिंग ऑपरेशन का कुछ हिस्सा छप चुका है गुजरात फाइल्स में, लेकिन बाकी वो कैद नहीं छपा, क्योंकि तहलका ने जब देखा कि मोदी इज राइज इन पावर, उन्होंने कहा बीबी जा तेरी छुट्टी, उसको फारिग कर दिया। आज भी कहीं से वो छुप छुपा से काम करती है, आप देखते होंगे उनकी तस्वीरें आती रहती हैं। लेकिन मैं ये अपील कर रहा हूँ दुनिया के सब फोरम से कि उसको बुलाया जाए, और जो रिमेनिंग एविडेंस वो देना चाहती है, जो उसके पास है, उसको लेके मोदी को और अमित शाह को वार क्रिमिनल के तौर पे एज ए क्रिमिनल हेग में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनका आखिरी डेस्टिनेशन जो है वो हेग ही है। क्योंकि जिस अंदाज से चीज़ें आ रही हैं, और मिस्टर मोदी आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, लेट मी टेल यू, मेरी कोई तेरी जाती दुश्मनी नहीं है। तू पाकिस्तान के खिलाफ है, तू मुसलमानों के खिलाफ है, तू ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तू हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, तू पाकिस्तान के खिलाफ है, तू हर अच्छे इंसान के खिलाफ है। लिहाजा तुम्हारे खिलाफ ये जहाद करना कि तुम्हें हेग का ले जाकर एज ए क्रिमिनल साबित करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अब मोदी की और ये अमित की चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, और मोदी का सबसे बड़ा विटनेस जो है इस वक्त वो पुलिस का ऑफिसर है, जो कि ये आके देना चाहता है बयान। उसका बयान सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हैं। और मोदी को क्योंकि एक पहले ही चस लग चुकी है कि ये सारा कुछ उसने कराया, यही चीज़ उसने समझौता एक्सप्रेस में की, और जिस अंदाज से समझौता एक्सप्रेस में की वो भी आपको पता है कि डीआईजी करारे को कैसे मारा गया, कैसे मरवाया गया, ये भी मोदी के कमालात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में एक टेरर का, कत्लो गारत का, इनकाउंटर्स का एक पूरा समा बना हो, तो वहाँ क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस खड़ी होगी अपनी उस आइडियोलॉजी के लिए जिसके लिए गांधी ने और नेहरू ने अपना काम किया था? तो मैं ये समझता हूँ कि अगला स्टेप जो नज़र आ रहा है, जो इंटेलिजेंस बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रोग्राम है कि इर्द गिर्द लोगों में हिंदुत्व लाया जाए। इन्होंने नेपाल में एक सड़क बनाई जोरों पे, और उसको अपने इलाके में शो किया। माई रियल अप्रिसिएशन टू द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। इतना छोटा सा होके वो अड़ गए हैं। दे हैव नॉट अलाउड इंडिया टू प्रिंट दैट और टू मेक इट पब्लिक दैट वे। दूसरा, चाइना के वक्त एज वी स्पीक 3 ये झड़पें कर चुके हैं, तो उधर भी शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की डायरेक्शन पे पाकिस्तान में फायरिंग करके सिविलियन लोगों को नहीं शहीद किया जाता। इसी तरह आपने देखा है कि अफगानिस्तान में जिस किस्म की ये इंटरफेरेंस कर रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ और वाज़ह कर दूँ, और मैं अपने पाकिस्तान बहन भाइयों को हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से भरा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और आपके अफ़गानिस्तान जो हमारे हमसाए हैं, इन्होंने मिलकर 1000 पाकिस्तानी KPK से और बलूचिस्तान से तैयार किया है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मुझे अफसोस है कि जिस अंदाज से हमारे फौजी भाई रोज़ माइंस के थ्रू शहीद किए जाते हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है। और आने वाले वक्त में ये चीज़ आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग और पैसा उन्होंने खर्च किया वो के सामने है। आप सारे मेरे साथ 4-5 साल से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि अमेरिका ने
अमेरिका के एक एनालिसिस्ट रशिया के साथ बात करते हुए कहता है कि हम बलूचिस्तान में और केपीके में डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी पूरी मूव करेंगे। तो उसने सवाल किया कैसे? उसने कहा जी हम केपीके में पॉकेट्स क्रिएट करेंगे, बलूचिस्तान में पॉकेट्स हैं, सिंध में भी पॉकेट्स हैं, हम करेंगे, क्योंकि हम किसी सूरत में भी पाइपलाइंस को वाया गिलगित बल्तिस्तान और केपी के ऊपर चाइना नहीं जाने देंगे। ये एक वार है ब्रदर, मेरे बहन भाइयों, ये एक जंग चल रही है। इस जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें इस वक्त हो रही हैं पहले कभी नहीं थी। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, बैठें अपना एजेंडा बनाएं कि हमारे खिलाफ कौन कौन दुश्मन है। और ये जो स्टेटमेंट एंटी पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ उनको भी देखें। कल मैं ट्विटर पे देख रहा था कि हेट यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसने हमारे हर मुश्किल वक्त में काम दिया है। मैं इंटीरियर मिनिस्टर आपको कन्फर्म कर सकता हूं कि हमारे बिजली के प्लांट, आपके जो मलाकांड स्वात में जितना उन्होंने पैसा खर्च किया, हॉस्पिटल देके कश्मीर में, तो आप उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करना यूएई का, पाकिस्तान से उनका जाना, पाकिस्तान के शहरियों का करना, पाकिस्तान के वो शहरी जो हायर हो चुके हैं हमारे दुश्मन से, ये भी प्रोपेगेंडा इंडिया का है। और इंडिया ये चाहता है कि हमारा कोई दोस्त न रहे। अब क्योंकि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है, देखें वो कितना चालाक बनिया है कि जब उसने रिफ्यूज़ किया 2.5 लाख एकड़ ज़मीन देने के बाद, क्योंकि उसने सोचा कि इस वक्त मैं सेकंड मोस्ट पार्टनर हूँ चाइना का पूरी की पूरी एक्सपोर्ट में, तो ये तो कोई 4-5 साल का एक पूरा प्लान है। तो अगर मैं अभी चला जाता हूँ तो चाइना तो मेरी सारी एक्सपोर्ट बंद कर देगा। लेकिन मैं वार्न करूंगा चाइना को भी कि इसकी बात पे अमल ना करना। इसने और कुछ लोगों ने मिलके बहुत सी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है चाइना में, उसको इंडिया भी लेके गए हैं और इसको बांग्लादेश भी ले गए हैं और सबसे ज़्यादा ये लेके गए हैं इंडोनेशिया में। तो ये एक पूरी कंसोर्टियम बनी हुई है इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो मोदी के करतूत हैं सारे वो इसमें पूरे मौजूद हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें राना अयूब ने कहा है वो भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा आप रंगा बिल्ला पढ़ के थोड़ा एंजॉय भी करेंगे कि देखें हुकूमतें बनाने वाले कैसे बदमाशों से वैगाबांड बनते हैं, फिर उसके बाद कातिल बनते हैं, फिर उसके बाद ये कैसे ऐवानों में पहुँच के किस अंदाज से ये आगे चलती हैं। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस चार्जशीट को जो कि मैं हिस्सा बनाया इस लेटर का, इस लेटर के थ्रू मैं दुनिया में लेके जा रहा हूँ, दुनिया को बताऊँगा और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि राना को और डीजी वंजारा को, पुलिस ऑफिसर जो है भाट उसको और आज़म खान के रिश्तेदारों को, इन सब को बुलाया जाए और इससे पूछा जाए कि इन्होंने किसके कहने पे ये कत्लो गारत की। अच्छा, अगर आप देखें तो जब ये पावर में आए इस पार्टनरशिप में तो दोनों ही एक दूसरे के जुर्म में शामिल हैं। इसलिए अमित शाह और जो मोदी है ये एक कालब दो जान नजर आते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, इनमें से एक दूसरे के खिलाफ अप्रूवर बनेगा और ये लिख के रख लें, ये होगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये मुझे पता है कि टिकट उस वक्त अमित शाह मांग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कुछ हालात वाक़यात की वजह से मोदी लेके गया। तो लिहाजा आने वाले वक्त में हमें ये साबित करना है पाकिस्तान ने कि ये टेररिस्ट हैं और दुनिया पूरी का चार्टर है, यूएनओ का चार्टर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक टेररिस्ट डिक्लेयर हुई है वो हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती। लिहाजा इसको आप उजागर भी कीजिएगा और अगर कोई सवाल है इसके मतलब तो मैं वो देने के लिए हाजिर हूँ। विद दिस मैसेज टू इंडिया और इंडियन बहन भाइयों के लिए, फॉर गॉड्स सेक सेव योर कंट्री फ्राम दीज क्रिमिनल्स, दीज टू क्रिमिनल्स। इसके मतलब एक मैंने आर्टिकल भी लिखा है जो दुनिया पूरी में छपा है, उसकी भी कापी ले लीजिएगा, उसमें पूरी चार्जशीट की सूरत में है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये कमीशन उनको बुलाएगा। इस कमीशन में मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे भी बुलाया जाए ताकि मैं भी इसमें स्टेट में रिकॉर्ड कर सकूँ। क्वेश्चन साहब, एनी क्वेश्चन? देख ले आपके जेहन में कोई क्वेश्चन बाद में ना है, अभी पूछ रहा है जी। जी,
आप अपनी कमेटी के जरिए जो सेनेट की दाखिला कमेटी है उसके जरिए आप क्यों नहीं आदमी अदालत के साथ में जाते हैं? आपने एक बात की, देखें हुकूमतों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मैंने वॉर डॉक्ट्रिन लिखी मोदी के सिलसिले में ये वाली, तो इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट थी कि मोदी आने के बाद पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बहुत बेहतर हो जाएंगे, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा और जो हमारा अपना है रिश्ता इंडिया के साथ बॉर्डर में ठीक हो जाएगा। मैंने उस वक्त वोकली अपोज किया था। मैंने कहा ये इतना लीथल साबित होगा और इसमें मैंने सारी की सारी तफसील मौजूद है। मेरी एक एक प्रेडिक्शन में से लिखी हुई जो है वो सही साबित हुई है। आज मोदी ने इसको इंडिया में बैन किया हुआ है। दूसरी बात देखें, हमने मुल्क को लेके आगे चलना है। मैंने 2 सुजेशंस दी थी कि हमें लोन लिया नहीं लेना चाहिए और हमारे लोन्स राइट ऑफ होने चाहिए। आई एम ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट का, उन्होंने मेरी उस बात पे थोड़ा अमल किया और उन्हें G20 को लिखा और दुनिया को लिखा है कि जी हमें रिलीफ दे दें। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, प्लीज़ कोई हाथ जोड़ के आपको कोई रिलीफ नहीं देगा। यू हैव एस्टैब्लिश्ड लीगल राइट टू इन्वोक फोर्स मैजूर, प्लीज़ डू दैट। उसको करने के बाद रिलीफ की बात करें ताकि यू टॉक एट दी प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। वो अभी तक नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि कानून हाथ जोड़ के नहीं चलाए जाते, कानून फोर्स ऑफ लॉ से चलाए जाते हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा है कि एक SOP बनाई जाए और उस SOP के लिए लॉ बनाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल हो सके और जो भी SOP हुकूमत ने बनाई हैं उस पर हम चल सकें। आज देखें 50,000 तक आपके लोग पहुंच चुके हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं काउंट को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है इस वक्त 3 से 4 लाख तक आपका मरीज़ मौजूद है और ये सब जगह मल्टीप्लाई होगा। फॉर गॉड सेक सेव योर पीपल, प्लीज़ इन्फोर्स लॉ, प्लीज़ डू समथिंग। हम ताइवान नहीं हैं, हम वो मुल्क नहीं है, छोटे बड़ा मुल्क है, हम लोग अनपढ़ हैं। हमें किसी चीज़ को समझाने के लिए फोर्स ऑफ लॉ की ज़रूरत है। आई होप कि गवर्नमेंट विल टेक माई एडवाइस कि ये करेंगे। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज मैंने जो चीज़ें पब्लिक की हैं, कश्मीर में एग्रेशन है, कश्मीरी जल रहे हैं, ऑप्रेस्ड हैं, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है और जिस तरह मुसलमान जो हैं कश्मीरी उनको मारा शहीद किया जा रहा है वो आपके सामने है। वो भी इसमें मैंने शामिल किया है कि मुसलमान इंडिया में, ख्वाह वो इंडिया में हों या वो कश्मीर में हैं, उनका जानी दुश्मन एक बंदा है, मोदी, ड्यूली असिस्टेड बाय अमित शाह। लिहाजा उसके लिए हुकूमत को कुछ आगे करना चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंटों से कुछ नहीं होगा। मैं सवाल करता हूँ, अभी आप कितनी दफ़ा गए हैं UN में रेजोल्यूशन लेके ऑन कश्मीर के ऑप्रेस्ड है, यहाँ से कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए? कितने लेके गए हैं आपके रेजोल्यूशन? नन। आप मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है कितने रेजोल्यूशन लेके गए हैं? नन। अब मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या आप पार्टी बनेंगे मेरे साथ या ये पार्टी बनेगा किसी कमेटी के साथ? क्या ये पार्टी बनेगी लॉ मिनिस्ट्री कि ये सारी चीज़ें, ये सारी एविडेंस लेके जाए कि ये एक क्रिमिनल है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? हमारा तो वो चंदा इकट्ठा किया था, हमें फैट एक्ट में ले गए थे। क्या इस चीज़ को फैट एक्ट में लेके जाएगी हुकूमत पाकिस्तान? क्या हुकूमत पाकिस्तान मेरे इस लेटर को हिस्सा बनाएगी फैट एक्ट का? मैं ये सारे सवाल करूँगा और आइंदा कमेटी में अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं डायरेक्शन की सूरत में भेजूंगा। अगर ये नहीं जाएंगे मैं खुद जाऊंगा, इसको पार्ट बनाऊंगा, फैटैक का भी मैं पार्ट बनाऊंगा, दुनिया के सारे फोरम्स का। मैं इंटरपोल तक जाऊंगा कि 2 क्रिमिनल इस वक्त हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं। आपके चार्टर ऑफ जो UN है, इंटरपोल का चार्टर है, नो क्रिमिनल, नो टेररिस्ट कैन रूल एनी कंट्री बट दे आर रूलिंग इंडिया एंड वी आर fearful कि जिस किस्म इनका माइंड सेट है, टेररिस्ट माइंड सेट है, ये पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, ये नेपाल पे कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारे साथ शरारत कर सकता है। ये इस वक्त बलोचिस्तान में जो कुछ कर रहा है आपके सामने है, जो KPK में कर रहा है वो आपके सामने है। इन सारी चीज़ को उजागर करते हुए प्रूफ मैं देता हूँ हुकूमत को। आप आगे बढ़ें, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।